बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा के दूसरे दिन ईद स्पेशल शो में खुश आमदेद कहता है। और जिस तरह से आपने ईद का पहले दिन का शो हमारा पसंद फरमाया आबिद अली के साथ, उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन यकीनी तौर पर आज भी मसरूफियत का दिन है और कल जिस तरह से आपने ईद उल अज़हा पे कुर्बानियों का सिलसिला रहा होगा, आज भी बहुत सारे घरों में कुर्बानियाँ हुई होंगी। और आज स्पेशली कहा जाता है कि आज का दिन और आने वाला दिन यानी तीसरा दिन जो है वो अब ससुराल डे शुरू हो चुका है। यानी कल अमूमन लोग पहले दिन अपने घर में कुर्बानी करते हैं और आज हमारे बहुत सारे नाजरीन होंगे जो ईद का ये शो अपने अपने ससुरालों में बैठ के देख रहे होंगे। तो जनाब, जितने दामाद अपने अपने ससुरालों में पहुंचे हैं उनको स्पेशली जो है वो ईद उल अज़हा की बहुत बहुत इसलिए मुबारकबाद कि आज उनकी बहुत ज़्यादा ससुरालों में आओ भगत जो है वो हो रही होगी। लेकिन हम भी यहाँ पे ये महफिल सजाकर आए हैं आपके लिए और यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने अंडर 8 से पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। अंडर 16 से वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अंडर 14 से उन्होंने कराची को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और एक ऐसा टैलेंट था पाकिस्तान का कि जो अगर तादेर खेलता तो यकीनी तौर पर बहुत सारे रिकॉर्ड उसकी दस्तरस में होते। आज बहुत सारे लोग बात करते हैं दूसरे क्रिकेटर्स की कि उनके कवर ड्राइव्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब जब मैं इस क्रिकेटर को देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस ये होता है कि मैंने 13 साल की उम्र से 12 साल की उम्र से इस बच्चे के कवर ड्राइव देखे और मैंने देखा कि कितना जो इसका स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, हुक और पुल जो है वक्त के साथ बतदरीज बेहतर होता गया और उसने फिर आगे चलकर किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा। पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट कि जिसने पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप में कामयाबी दिलाई, उसके बाद सरफराज अहमद ने जो है वो सिलसिले को कैरी ऑन किया। एक ज़बरदस्त पाकिस्तान का अंडर 19 क्रिकेटर जिनकी क़यादत में आबिद अली जैसे प्लेयर खेले, जिनकी क़यादत में राज़ जाफरीदी जैसे प्लेयर खेले, जिनकी क़यादत में जुल्कुरनैन जैसे प्लेयर खेले। लेकिन हालात और शायद आपस की साजिशों और रेशा दवानियों ने इनके कैरियर को मजीद आगे बढ़ने नहीं दिया। खामोश हैं, चुप हैं। आज ईद उल अज़हा के दिन जो कुर्बानी का दिन है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने कैरियर को, लेकिन लब कुशाई नहीं की और ना ही जो है वो पाकिस्तान के बोर्ड के खिलाफ गए, ना पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ गए। खामोशी से इन्होंने अपने कैरियर को त्याग दिया। एक बहुत बड़ी कुर्बानी इस मुल्क और कौम की खातिर दी, लेकिन जो है कहीं भी पाकिस्तान को जो है इन्होंने, जिस तरह दूसरे लोग मीडिया में बैठ के बात करते हैं, कहीं भी इन्होंने पाकिस्तान के नाम पर हर्फ नहीं आने दिया। मेरे साथ मौजूद हैं ईद उल अज़हा की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के ज़बरदस्त अंडर 19 कैप्टन खालिद लतीफ़ साहब शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। खालिद, किस तरह गुजरता है ईद का पहला दिन? आज दूसरा दिन है और आज जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज ससुराल डे और कल का दिन भी ससुराल डे के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन ईद का पहले दिन खालिद का कैसा गुजरता है? सर, ईद का पहला दिन ऐसा है कि कुर्बानी की, उसके बाद फिर कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में वालिद वालदा के, अम्मा जी कब्र पे, अब्बा जी कब्र पे, तो वहाँ पे हाज़िरी दे के वापस आए। आज दूसरे दिन है, आज भी जो है कुर्बानी थी। और आपको पता है ये कुर्बानी जो है ये कोई ऐसा जैसे ईद उल फितर होती है वैसी तो है नहीं, लेकिन ये है कि कुर्बानी करते हैं तो गोश्त बढ़ता है, लोग आते हैं, तो इसी में मसरूफियात रहती हैं। अच्छा, मैं आपके वालिद साहब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन खालिद, किस तरह से ईद बचपन में अगर हम बात करते हैं, खालिद की ईद कैसी होती थी? मंडी जाने का खालिद को शौक़ होता था, दोस्तों के साथ मंडी जाते थे, अब जानवर अपनी पसंद का लेकर आते थे, घर में फरमाइश करते थे खालिद कि बकरा, गाय या दुम्बा होना चाहिए, या खालिद बड़ा खामोश किस्म का बच्चा था? नहीं, बचपन से ही मंडी जाते हैं, बकरे लेकर आते हैं, गाय लेकर आते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। आपको पता है कराची में तो फेस्टिवल लग रहे हैं और जिस तरह आजकल मंडियां लग रही हैं तो पूरे पूरे शोज़ हैं। तो लेकिन ये मंडी जाते हैं, मज़ा आता है, जाके देखते हैं। और मेरी कोई पसंद नहीं है, सब मिल के लेते हैं और सब फाइनल जो है वो हमारे बड़ों की होती है कि जो सबको पसंद आ जाए। फिर अगर कुछ मसला हो रहा तो बड़े अगर उसमें बोल दें कि ये लेना है तो वो ले लेते हैं। और इसमें यह होता है कि मंडी में घूमना फिरना ये अच्छा लगता है क्योंकि जानवर हैं। कोई ऐसी बात है इसमें कि जब आप ये जानवर लेने जाते हैं तो आपकी दिल लगी होती है, 5-6 घंटे आपको पता ही नहीं चलते, कभी कहाँ हर ही जानवर अच्छा लग रहा होता है आपको। ठीक है। अच्छा खालिद, गाय का शौक़ है खालिद को, बकरे का शौक़ है या दुम्बे का शौक़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि जी चूँकि सुन्नत है तो हम दुम्बे को कुर्बान करेंगे, तो खालिद को किस चीज़ का शौक़ है? कुछ भी में, क्योंकि सारे जानवर अल्लाह ने बनाए हैं, सारे खूबसूरत होते हैं। जो अच्छा लग जाए, जो पसंद आ जाए, दिल को आ जाए वो। ठीक है। अच्छा, कब्रिस्तान से जब आ जाते हैं पेरेंट्स के कबूर के बाद, उनकी फातिहा ख्वानी के बाद, उसके बाद रूटीन क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे घरों में कलेजी के साथ नाश्ता होता है, पराठे के साथ कलेजी खाई जाती है। आपके यहाँ क्या रूटीन होता है? डेफिनेटली ऐसा ही है, कुछ ना कुछ बना होता है। कलेजी बनी होती है, गोश्त बना होता है
तो वो खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि जब गोश्त बट रहा होता है, गोश्त कट रहा, तो आपको पता है 5-6 घंटे तो इसमें ही लग जाते हैं कि पहले कसाई आते हैं। एक तो कसाईयों ने आजकल आपको पता है उनके मामलात के जो टाइम है उस पे नहीं आ रहे, लेकिन ये कि जब वो आते हैं फिर काम करते हैं, उसका जाना, फिर गोश्त बांटना, इसमें एक दिन गुजर जाता है। खालिद, जिस तरह आप बैटिंग करते थे, बॉलर से कलेजा चबाने में ज्यादा मजा आता था या ये कलेजी खाने में ज्यादा मजा आता है? नहीं, ये कलेजी खाने में मजा आता है। बॉलर्स की हमेशा रिस्पेक्ट रही है। बॉलर जो है आपको पता है उनको आपकी बैटिंग से लगा तो नहीं कि आपने कभी रिस्पेक्ट किया है? नहीं, रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है, खेल है, आपको पता है खेल में बैट्समैन जो है वो अब जो जिस तरह सिस्टम है या हम खेलते थे या मेरा नेचर ऑफ गेम जो है वो ज़रा तेज़ खेलना था, और मैं आज भी जब अगर बल्ला पकड़ता हूँ खेलता हूँ तो तेज़ ही बैटिंग करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से होती है। हमारा बोले कोई खुद से कुछ कर सकता है नहीं, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। लेकिन ये कि दुनिया क्रिकेट में और इवन कहीं पे भी क्रिकेट हो, वो जो मैच होते हैं उसमें अगर बॉलिंग टॉप की खिलाते हैं तो वो टीम जो है आपको पता है वो हमेशा से जो है ना वो उनका पल्ला भारी रहता है। खालिद, नाश्ते का बताया कोई स्पेशल डिश जो खालिद के यहाँ बनती हो, जो अम्मी बनाती हो, स्पेशल डिश या जो ट्रेडिशनल ख़ानदान की डिश होती है? बहुत सी जगहों पे जो है वो उस दिन कलेजी के बाद फिर कीमा बनता है दोपहर के खाने में, कहीं पे कोफ्तों की तैयारी, कबाबों की तैयारी होती है, फिर रात में बारबेक्यू का सिलसिला होता है। खालिद के घर का क्या रूटीन है? सर सब कुछ है, मीठा कोई स्पेसिफिक नहीं कि ये खाते हैं, बहुत सारे मीठे बने होते हैं, खाना होता है, लेकिन मेरा कोई वो शौक़ नहीं है। मैं जो भी चीज़ आ जाए बस अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं है कि ये बना दें। हाँ, बारबेक्यू होता है, मैं ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं चाहता हूँ कि जो गोश्त होता है ये सारा बांट दो, तो ये सारा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन और जगह से आया होता है, सारी चीज़ें लोग करते हैं, तो वो फिर आपको पता है पूरे दिन मसरूफियत, जैसे कल का दिन था गोश्त बांटा, आज का दिन है सारी चीज़ें गोश्त बांटने का, फिर हिम्मत नहीं रहती, फिर बंदा कहता है सो जाओ। अच्छा खालिद, गोश्त बांटने जब आप क्रिकेट शुरू किया आपने, फिर माशाल्लाह आप स्टार बन गए, और खालिद की ख़ास खूबी ये भी है कि खालिद ने क्रिकेट शुरू करने से पहले और स्टार बनने के बाद और अब जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, एक ही इलाके में रिहाइश इख्तियार की है, उन्होंने मूव नहीं किया अपने इलाके से। तो खालिद ने कभी ये सोचा कि मैं अब इतना स्टार बन गया हूँ, इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देकर आ रहा हूँ, यहाँ पे राशिद लतीफ़ क्रिकेट स्टेडियम कोरंगी में जो आपने परफॉर्मेंस दी, अनबिलीवेबल वो आपकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद थोड़ा सा मोहल्ले में निकलने में रिलेक्टेंट नज़र आए कि लोग मिल जाते हैं, सलाम दुआ ज़्यादा करते हैं, बातचीत ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा मसरूफियत मेरी बढ़ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू से ही आपको पता है, आपने खुद देखा, आप वहाँ खुद भी खेलने आते रहे, आपने हमसे मैच भी खेले, तो मैं वैसे ही जब टीम में था, जब अंडर 19 खेल रहा था, उससे पहले भी मैं अपने इलाके में पैदल घूमता था, आज भी इसी तरह है, सब कुछ उसी तरह, मोहब्बत है, सब वैसे ही हैं। लेकिन ये है कि क्रिकेट की दुनिया ज़रा डिफरेंट होती है, और उसके अलावा अगर जब कोई प्लेयर स्टारी हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो ज़रा डिफरेंट होता है। बट मैं शुरू से ही मैं नहीं समझता कि स्टारी कोई ज़्यादा वो चीज़ है। आपकी जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वही आगे चलते हैं। क्योंकि जब आप स्टारी की तरफ, यानी कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको चिपकते हैं, आगे आपसे मोहब्बत करते हैं, वो क्रिकेट की वजह से होते हैं। लेकिन असल जो लोग हैं वो जो आपके साथ कैरी हो रहे होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, ऑनेस्ट दोस्त जो हैं वो बड़े कम होते हैं, बट अगर मिल जाएँ तो बेस्ट हैं। ठीक। अच्छा खालिद, कभी ऐसा हुआ कि एक तरफ जो है वो घर में कुर्बानी का सिलसिला हो रहा हो, दूसरी तरफ खालिद को जल्दी हो कि मैच खेलने जाना है, मैच भी है, कभी इस तरह का कोई सिलसिला हुआ? सर ऐसे जैसे ईद होती है, ऐसे कोई त्यौहार होते हैं ना, उसमें मैच कोई सा भी हो, अगर मैं पाकिस्तान टूर पे हूँ या कोई बड़ा मैच है या टीम के साथ है तो फिर तो नहीं आ सकते, बट इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई त्यौहार छोड़ दिया, नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। खालिद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कि खालिद लतीफ़ ने किस अंदाज से अपनी क्रिकेट शुरू की और कितना शौक था 9 उम्र बच्चे खालिद लतीफ़ को क्रिकेट का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि खालिद लतीफ़ का बताएंगे। जनाब, खालिद लतीफ़ को मैं खुद इनके अगेंस्ट खेला हूं, और एक छोटा सा बच्चा था कि जो चूंकि जिस इलाके में रहते हैं वहाँ लाइन से एक साथ ग्राउंड 3, 4, 5 ग्राउंड एक साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा था, 10 साल का, 11 साल का, वाइट किट किया हुआ, कभी एक ग्राउंड में बैटिंग करता है, फिर वहाँ पे जब उसकी फील्डिंग आ जाती है तो दूसरे ग्राउंड में बैटिंग करने आ जाता है, फिर तीसरे ग्राउंड पर आ जाता है। हमारे एक दोस्त है एहसन शहजादा, उनके साथ ये उस वक्त मलिर कैंट की टीम थी, वहाँ से जो है वो ओपन भी किया करते थे। खालिद, ये क्या शौक था? फील्डिंग का शौक नहीं था, सिर्फ बैटिंग ही करनी थी? नहीं अली भाई, आपने जब देखा उस वक्त तक तो मैं बैटिंग में आ चुका था। असल में बात ये थी, इससे पहले जब मैं खेलने आता, शौक बहुत था,
शाहिद खेलता था, बड़ा भाई आपको पता है, वो खेलता था तो मैं उसके साथ जाता था। फिर जब शौक हुआ तो बैटिंग पैड्स वगैरह वो ऊपर आते थे, तो मैं पहले इन सब ग्राउंड में फील्डिंग करता था, सारी टीमों की तरफ से फील्डिंग करता था मैं। तो ऐसा रहा है 3-4 साल। 3-4 साल के बाद जब माहौल बदला है, जब फिर बैटिंग की तरफ आया, तो अल्लाह ताला का आपको पता है कानून जो है वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। तो फिर मैंने हर ग्राउंड में बैटिंग की। तो यानी कि अगर मैच हो रहे हैं तो मैं अगर क्योंकि सारे 4-5 ग्राउंडों में मैच है, सब हमें जानते थे, तो हर जगह मेरा नाम दिया होता था कि बैटिंग है, बैटिंग है, बैटिंग है। तो 2 से 3 बैटिंग है तो मैं लाजमी करता था। और किसी बैटिंग में ऐसा नहीं था कि अगर वहाँ पे बैटिंग आई हुई यहाँ तो यहाँ मैं जल्दी आउट हो, नहीं, बैटिंग पूरी करता था। बैटिंग से मोहब्बत थी बहुत। ठीक है, खालिद कब एहसास हुआ, क्योंकि मैं तो वैसे भी आपको जानता ही हूँ, लेकिन जब लोगों ने खालिद को जाना तो एक अंडर 16 टीम थी कि जिसके कप्तान थे सलमान बट, फैसल खान जो सियालकोट के प्लेयर हैं वो उसके वाइस कैप्टन थे, खालिद लतीफ़ उस टीम में थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इंडिया से इरफान पठान भी उस एशियन अंडर 16 वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए आए थे। कहाँ से एहसास हुआ कि मैं बड़ी क्रिकेट खेल सकता हूँ? असल में वो अंडर 17 थी जिसमें सलमान बट थे, और उसके बाद जो इरफान पठान आए वो अंडर 19 में आए थे, उसमें मैं कैप्टन आपको था। ईद की मुबारकबाद भी दे रहा, फोन भी ऑफ कर सकते हैं अपना, कोई अगर आपको ईद की मुबारकबाद भी दे रहा है, क्योंकि ईद का दिन है और हम सबके जो ईद के जो सिलसिले वो जारी भी हैं, मुबारकबादी के सिलसिले भी जारी हैं। आपने देखा कि शो के दौरान भी खालिद को जो है अभी भी इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि शो के दौरान भी इनको जो है वो फोन आ चुका है। चलिए जी, कंटिन्यू करें। अच्छा, उसमें ये है कि इरफान पठान अंडर 19 में आए थे वो जब एशिया कप था। अच्छा। और जो वो अंडर 17 जिसमें सलमान बट कैप्टन थे, मैं उस टीम में आया था। तो असल में अली भाई मैं खेलता था, परफॉर्मेंसेस करता था, सेंचुरियाँ डबल सेंचुरियाँ बनाता था। उस वक्त कोई जानता नहीं था। मलिर कैंट में मैं रहता हूँ, वहाँ सारे ग्राउंड थे, वहाँ पे खेलता था टीमों से डिफरेंट। तो जब मैं मलिर कैंट से बाहर आया तो मैं डायरेक्ट अंडर 17 के ट्रायल पे गया। तो वहाँ जब गया तो वसीम बारी साहब थे, वहाँ पे कुछ 4000 बच्चे थे, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। फिर लाहौर चला गया, लाहौर में एहतशामुद्दीन साहब थे, वसीम बारी साहब थे, और डिफरेंट लोग थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे वहाँ से मैं बाहर हो गया, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। तो मैं वापस आया। फिर ये एक लंबी चीज़ है, इन शॉर्ट के फिर किसी एक बड़ी शख्सियत ने जो है वो मेरे लिए कहा, तो मैं फिर मुझे उन्होंने कहा देख लें। तो जब मैं देखने के लिए, उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको देखें, तो मैं ग्राउंड गया तो उस वक्त आ रहे थे वसीम बारी साहब ने बोला भाई तुम तो पहले सेलेक्ट थे, तुम वहाँ गए थे? मैंने कहा जी वहाँ गया था। एहतशामुद्दीन साहब थे, फिर इकबाल कासिम साहब थे, तौसीफ़ अहमद साहब थे, ये सब लोग मौजूद थे। तो मेरे फ़ाइनल ट्रायल हुए। तो जब मैं उधर फाइनल ट्रायल खेलने गया तो तस्लीम आली आरिफ साहब मरहूम उस वक्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उस वक्त वो इंचार्ज थे उस कैंप के। तो उन्होंने इससे पहले मुझे 6 मैच खिलाए। तो उन 6 मैचों में मैंने 7 मैच सॉरी, तो 5 निफ सेंचुरी की और 1 सेंचुरी की। जिस दिन फाइनल टीम सिलेक्शन थी उस दिन सारी टीम बैठी हुई थी, सब लोग आए हुए थे। तो मैंने उस दिन भी सेंचुरी की। तो मैं इस तरह पाकिस्तान अंडर 17 टीम में आ गया। ये उस वक्त ये कहा गया कि जी ये कोई सिफारिशी, ऐसा नहीं था, मेरी परफॉर्मेंस थी। बट क्या, जब लाहौर गया था वहाँ नहीं सेलेक्ट हो सका, आई डोंट नो क्या चीज़ थी, लेकिन सेलेक्टर्स ने उसको रिवाइज़ किया, मुझे देखकर, मेरा टैलेंट देख के, परफॉर्मेंस उन्होंने मैच खिलाए। तो इस तरह मैं सेलेक्ट होकर जो अंडर 17 खेला। फिर उसके बाद कराची से खेला। कराची अंडर 19 में जब मेरा नाम आया तो मुझे खिलाते नहीं थे, तो फिर मैं राशिद लतीफ़ एकेडमी जो है उनमें वो ज्वाइन कर ली थी मैंने। वहाँ से मैच खेला, कराची की वाइस टीम से मैच था, तो मुझे 9वें नंबर पर बैटिंग कराई। तो मैंने वहाँ भी सेंचुरी कर दी, कोई 10-12 छक्के मारे। तो इस तरह कराची की टीम में आ गया। फिर वो पहला साल था, उसमें उन्होंने मुझे थोड़ा खिलाया, नहीं खिला, तो ऐसे आखिरी 4-5 मैच मुझे दिए। तो मैंने उसमें जो है ना कराची को फाइनल जितवाया, डबल सेंचुरी भी की उसमें। फाइनल में पाकिस्तान कराची हार रहा था, तो इसी तरह कोई 4-5 सेंचुरियाँ की। तो पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन बन गया। जब पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन बना तो टूर पे गए मलेशिया, वहाँ जाके जीत कर आए। फिर उसके फ़ौरन बाद श्रीलंका गए, कैप्टन बन के मैं गया अंडर 19, वहाँ गए, वहाँ से सीरीज़ जीत कर आए। तो इस तरह मैं 4 टाइम जो है पाकिस्तान का कैप्टन रहा। फिर तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप में मुझे कैप्टन बनाया, तो हम गए, वर्ल्ड कप जीत गए। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, बड़ी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, चलिए ये तो आपकी क्रिकेट की बात होगी, ज़रा वापस ईद की तरफ एक आते हैं। दूसरा दिन कैसा गुजरता है आपका, कि जिस तरह आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, वरना फिर ससुराल जाते हैं, या तीसरे दिन का आपका है सिलसिला? और जिस तरह कल मैं आबिद अली से पूछा था, जब ससुराल जाते हैं तो आओ भगत होती है कि जी दामाद जी हैं, ज़रा साफ़ साफ़ बोटियाँ खालिद लतीफ़ के लिए रखी जाएँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो तो आपको पता है सब लोग जब जाते हैं तो सास ससुर है वो बड़ा एहतमाम करते हैं। बट मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता। वैसे भी मेरे ससुराल जो है वो एक रोड, हमारा रोड क्रॉस करे तो ससुराल ही है, तो आना जाना लगा रहता है। बट ये है कि जैसा वो दमाएँ सारी चीज़ें कहते हैं, रिस्पेक्ट तो देते हैं बहुत ज़्यादा, बट मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मैं नहीं उसको फॉलो करता कि यार यूँ करना चाहिए। मैं बस कैजुअल रहता हूँ, क्योंकि आप सही रहो तो सब चीज़ें सही रहती हैं। ज़्यादा चीज़ों में पढ़ने से मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बंदा सीधा ही सीधा रहना चाहिए। ठीक है, अभी आपने कहा कि 2 गलियाँ छोड़ के आपका ससुराल है,
तो कहीं कुर्बानी के गोश्त का तो इसमें अमल दखल नहीं है कि 2 गोलियां छोड़ के ससुराल है कि सबसे ज़्यादा गोश्त तो नहीं उसी घर में जाता हो, खालिद लतीफ़ खुद लेके जाते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा जो गोश्त है वो बढ़ जाता है, बांट देते हैं, बस थोड़ा सा जो वो रख लेते हैं, बाकी ऐसा नहीं, सारा बांट देते हैं। ठीक है। ऑलराइट, खालिद के साथ गुफ्तगू जारी है। अभी हम बात कर रहे हैं जनाब खालिद के साथ कि ईद किस तरह से गुजारते हैं। वापस इनके क्रिकेटिंग कैरियर की तरफ आते हैं। खालिद, इंग्लैंड में आपने और शर्जील ने जिस तरह से खेला, पाकिस्तान में सब ने कहा कि पाकिस्तान के ओपनर्स का जो एक मसला तवील अरसे से चल रहा है, वो ओपनर का मसला हल हो गया। कुछ उसकी यादें बताएं कि क्या क्या प्लान लेके गए थे, क्या सोच थी, और इंग्लैंड की जो कंडीशन थी उसमें हरगिज़ आसान नहीं होता इस तरह की परफॉर्मेंस देना। देखिए, मैं आज बड़ी मैंने इसके बाद भी इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू कभी लिखा ही नहीं। खालिद एच खान थे, आप जानते होंगे, बड़े अच्छे रिपोर्टर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनको मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने छापा नहीं। उन्होंने कहा ये मैं छाप नहीं सकता, लेकिन मैं आज ऑन एयर आपके शो में ये बात बताने लगा हूँ कि जब मैं वो मैच खेलने गया तो उस वक्त वालदा का इंतकाल हुआ था, तो मैं बिल्कुल ही बस वैसे ही चला गया था। T20 यहाँ चल रहा था, उसकी परफॉर्मेंस की हुई थी, तो एक मैच के लिए मुझे जो है ना वो कॉल हो गई, तो मैं चला गया, बस मैं वैसे ही गया था। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने बैटिंग की, तो उन्होंने फ़ैसला किया था बोर्ड ने इसको मैच खिलाना है, ज़ाहिर सी बात है। तो जब मुझे मैच खिलाया बाहर, मुझे ये नवाज़ नोकिंग करा रहे थे, मैं नोकिंग कर रहा था, तो बॉल ना किसी भी जगह मिडल पे नहीं लग रही थी। तो आई डोंट नो क्या हुआ, मैं बैटिंग करने गया। तो अगर मैं सच बोलूँगा तो सच में ये है कि सॉरी, पहले मैं झूठ बता देता हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो झूठ में ये है कि मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी। हाँ, मैं प्रैक्टिस करता था, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता था, और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम ग्राउंड में गुजारने की कोशिश भी की, और मैं करता रहा। तो मैं सब चीज़ें करता था, लेकिन उस दिन जो बैटिंग मैं कर रहा था ना, वो बैटिंग के लिए मैं ही खड़ा था, बल्ला भी मैंने ही पकड़ा था, बट बैटिंग किसी और ने की। ये बात मैंने अपने इंटरव्यू की था, आज मैं आपके लाइव शो में बता रहा हूँ कि बैटिंग किसी और ने की थी। आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा था। बैट खुद जा रहा था, खुद बल्ले पे बॉल लग रही थी, खुद सब कुछ हो रहा था, वो मैं खुद नहीं था। बहरहाल वो अल्लाह की तरफ से था, माँ की दुआएं। तो आप ऐसा समझें। तो मैंने नहीं की थी बैटिंग, कोई और करके गया। इस तरह 1-2 दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ कि बैटिंग जो है ना, मैंने एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को मारा था, एक दफ़ा शोएब अख्तर को मारा था। तो लोगों ने तो ये देखा कि बैटिंग खालिद लतीफ़ ने ऐसी की। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी परफॉर्मेंस करता था, छक्के मारता था, लेकिन ये 5-6 दफ़ा बैटिंग जो है ना, वो मैंने पाकिस्तान के 1-2 बड़े नाम है, कैप्टन है, मैं अब नाम लेना नहीं चाहता, उनके साथ भी डिस्कस हुई। उन्होंने बोला यार बड़ा, मैंने कहा अब समझ नहीं आई। बहरहाल मैं खुद ये मैं आज बता रहा हूँ, अब ये समझ के बाहर की बातें जो इंसान इतनी ईजी नहीं समझता। वो बैटिंग भी मैंने नहीं की थी। जब मैंने करने की कोशिश की तो बॉल मिस हो गई, बैट तेज़ घूम गया, और जब वैसा हुआ तो फिर ये एक बात है, फिर कभी किसी उसमें कभी ऐसा शो हुआ है आपका तो इंशाल्लाह या किसी उसमें बताएंगे। ठीक। अच्छा, एक बैटिंग जो आपकी मुझे याद है, जो आपने और खुर्रम मंजूर ने की थी वर्सेस शोएब अख्तर, कराची में मैच था, और शोएब अख्तर के वो ट्रायल मैचेस थे और वो बहुत तेज़ गेंदें कर रहे थे, और उस वक्त मैं चूँकि उस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मौजूद था, तो मैंने कहा था ये मैच कराची और इस्लामाबाद के दरमियान नहीं है, बल्कि शोएब अख्तर वर्सेस खालिद लतीफ़ और खुर्रम मंजूर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप दोनों ने उसमें बैटिंग की थी। ये आप उसी मैच की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसी मैच की बात कर रहा हूँ मैं, उसी मैच, क्योंकि मैं शोएब अख्तर का फ़ैन बहुत बड़ा था और आज भी है। शोएब भाई के फ़ैन है, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे। एक होता है एक बॉल फास्ट फेंक देना, आजकल बॉलर्स आ रहे हैं जो फास्ट बॉल कर रहे हैं, 150 तक जा रहे हैं, बट शोएब अख्तर एक ही पैदा हुआ और वो हर बॉल ही 155-60 पे करते थे। मैं उनका फ़ैन भी बहुत बड़ा था, बट उस मैच में अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, क्योंकि हमारे पास भी किश्तियाँ जली हुई थी, आपको पता है, आप खुद वहाँ चीज़ों को आप जानते थे। पहला ही मैच था और वो खिला भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने तेज़ बॉलिंग की, ये बात नहीं कि नहीं की, बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी। जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें आप इसको देख लें। और ये जिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, आज नाज़रीन को ये भी बता दूं, चल अब जिक्र निकला है तो मैं बताता चलूं कि उस कमेंट्री बॉक्स में बहुत बड़ी कदावर शख्सियत, जिनको पहली मरतबा मैंने अपने कमेंट्री बॉक्स में देखा, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं खालिद की बैटिंग देखने आया हूं, और वो थे वज़ीर मोहम्मद साहब के, जो खालिद की बैटिंग देखने के लिए आए थे। खालिद, ये कितना बड़ा ऑनर है कि आपके लिए, वो इंग्लैंड में थे, वो पहली मरतबा मेरे ख्याल में तो स्टेडियम आए होंगे जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, और वो आपकी बैटिंग देखने के लिए आए। देखें, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि वो मुझे पसंद करते थे, मेरी बैटिंग को पसंद करते थे। इवन आज भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मुझे कहते हैं अभी भी तुम खेलो, प्रैक्टिस करो। ये आपको पता है 5 साल हो गए मुझे एनओसी मिली हुई है, सारी चीज़ें पीसीबी ने मुझे एनओसी दे दी थी 5 साल हो गए, बट मेरा दिल नहीं किया आगे खेलने का दोबारा। सम टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ जहन में अंदर डैमेज होता है, वो आपको फील नहीं हो रहा था। बट मैं ना किसी से नाराज़, ना मैंने झगड़ा किया। आपको पता है मैं डरता वरता किसी से हूँ नहीं, बट
मैं डरता वरता नहीं हूँ, हाँ, ये वाली मैं बात डरता है। किसी से नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन क्या बस वो कभी दिल किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो उसमें ही वो रहा। बाकी एनओसी मेरे पास है, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता कि एनओसी है, उसके बाद ये खेल सकता है। जैसे लोग जाके मिन्नतें करते रहे, ना मैंने कभी किसी की मिन्नतें की हैं, ना मैं करता हूँ। ना मैं कभी किसी के घर जाके बैठा दरवाजे के बाहर, ना मैं आज जाके बैठता हूँ। जो भी कुछ है वो आपको अल्लाह देता है, और अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। तो मैं इस पर रिलाई करता हूँ, और मैं आज से पहले भी ऐसी बातें करता था, आज भी करता हूँ। तो क्यों, आपको यकीन होना चाहिए अल्लाह पे। अभी ये केसेस हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, हम उस पर बात भी नहीं करते सारी चीज़ें। ना मैंने किसी को कुछ बोला, ना जिसने जो बोला, वो जो लोग थे जिन्होंने किया, मैंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद जिन्होंने किया, उनका मामला अल्लाह के हवाले दिया। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं बयान नहीं कर देखिए सकता। खालिद, चलें ठीक है आप बात ना करें, लेकिन शायद हमारे नाज़रीन को ये तो पता हो कि खालिद लतीफ़ को सस्पेक्ट किया गया, खालिद लतीफ़ पे पाबंदी लगाई गई। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि खालिद लतीफ़ को जिस मामले पे सस्पेक्ट किया गया, जिस मामले पे पाबंदी लगाई गई, खालिद तो वो मैच खेला ही नहीं था, तो बाहर बैठ के वो मैच कैसे ख़राब कर सकता था? खालिद, कभी ये जहन में आता है सवाल आपके देखिए, कि ये तो अली भाई, ये तो बहुत सारी, ये तो अब बातें कहाँ से कहाँ आपके सामने 3-4 साल तक ये चलती रही। मैं इस पे बात करता नहीं हूँ, बस अभी थोड़ी सी इतनी बात करते हैं कि तो चल के लोगों को रट गया ये बात। लोगों को जो जो सेंस रखते हैं उनको तो पता ही है कि मैं खेल ही नहीं रहा था। हाँ, लेकिन क्या, अब ये केस बना, सारी चीज़ें एंड में केस ख़त्म भी हो गया, बहुत कुछ हुआ, अदालतें, ये वो, रिजल्ट जो भी निकला उसमें क्या हुआ, एंड में मुझे एनओसी दे दी, सुलह हो गई, जाके एनओसी ले ली, एनओसी लेके खेलने के लिए दोबारा फिर मैं आया नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये जो केस है ना, ये आपके इस प्रोग्राम में मैं बताऊँ, ये केस अगर नहीं होता तो मैं ज़िंदगी की हकीकतें नहीं जानता। अच्छा, ये मायूसी वाली बातें मैं नहीं कर रहा, कि क्योंकि अभी मुझे बताना नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि ज़िंदगी ये नहीं है। देखें, एकदम हम खेलते हैं, हमारे बड़े बड़े स्टार जो हैं वो खेलते रहे, सुपरस्टार बने और चले गए, ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है। लेकिन ज़िंदगी का मकसद और ज़िंदगी की असल हकीकतें ये नहीं है। ये तो हमारे काम है जो हम करते हैं। आप शो करते हैं, आप शो में अपना शो कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, कोई कुछ करता है, कोई क्रिकेट खेलता है जैसे हम खेलते हैं, किस तरह लोग बिज़नेस करते हैं, सबकी एज जा रही है। बट ये केस अगर नहीं होता तो मैं ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन ये साल नहीं गुजारता। और अब मेरी ज़िंदगी, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मैं इसी तरह गुजारूंगा। ये यहाँ पर बताने की बात नहीं है, क्योंकि ये समझ ऐसे नहीं आती। बहरहाल मेरी ज़िंदगी जो पहले थी, लोग देखते हैं, क्योंकि जो देखा होता है, देखे हुए लोग वो करते हैं कि यार ये ऐसा था, यूँ था। बट अब जो मेरी ज़िंदगी है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आप ये समझ लें कि मैं आपके शो में आया हूँ, यहाँ पे टाइम निकाल के आया हूँ। तो मैं समझता हूँ ये मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। नाराज़ नहीं होइएगा, मैं आपको समझाने की बात कर रही, इसको समझिएगा बात को, कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, अगर ये केस नहीं होता तो मैं ज़िंदगी की हकीकत को और अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह के मौज़ात को जो वो नहीं देख सकता था। ठीक है खालिद, मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन इस मौजू को मैं यह वाइंड अप करूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं अब नहीं खेलना चाहता, लेकिन मैं तो उस खालिद लतीफ़ को जानता हूं, क्योंकि आपको पता है आपके बड़े भाई के साथ भी मैं खेला हुआ हूं, आपके साथ भी बचपन में आप थे। शायद बहुत अच्छे प्लेयर थे शाहिद लतीफ़ा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके फादर ने आपके अंदर एक तेंदुलकर देखा था? वो ये चाहते थे कि आप तेंदुलकर की तरह परफॉर्म करें, उसकी तरह नाम करें, और माशाल्लाह आप में सलाहियत भी थी। आपको नहीं लगता कि अगर आप कैरी ऑन करते तो अपने मरहूम वालिद के ख्वाब की ताबीर आप बन जाते? मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं खेल रहा, मैंने मना नहीं किया। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर ये केस नहीं होता तो मैं ज़िंदगी की ऐसी अब जो आप हकीकत नहीं नहीं खेल देखता। रहे हैं उसकी बात कर रहा अब हूं। ये कि मैंने आपसे कहा ना कि ज़िंदगी की ऐसी हकीकतें अल्लाह ने दिखाई हैं मुझे, जिनको देख के मैं जो ना, वो ये दुनिया की जो चीज़ है ना, इससे उसका अगर वो करूँ तो ये कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ने मुझे ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। एक मेरी ख़ुद पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरे वालिद की आपने बात की, उनको शौक़ था क्रिकेट का, तो मैं क्रिकेटर बन गया। तो मैं क्रिकेटर बन गया, उनका शौक़ सारे जहाँ तक उन्होंने सोचा वो मैंने किया, सारी चीज़ें की, क्योंकि वालिदैन की खुशी जो है आपको पता है वो एक अलग ही होती है। अगर वो बीमार भी हों तो जवान हो जाते हैं बच्चों को खुश देख के। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये समझ के बाहर होती है। दूसरी, जब कभी आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा। बट ये ज़िंदगी से, उस ज़िंदगी से ये बहुत खूबसूरत है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खेल नहीं रहा या मैं खेलने नहीं आया। खेलने नहीं आया वो मेरा अपना वो था कि मैं नहीं खेलने के लिए आया, मैंने किसी से नहीं कहा। बट अब जो सिस्टम है जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, जो भी होगा वो अल्लाह ही करेगा। जो अल्लाह करता है वही बेस्ट है। हम जो करना चाहते हैं या हम कोशिश करते हैं वो तो हम कर रहे होते हैं, उसके बाद भी चीज़ें इधर उधर जाती हैं तो वो अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, तो आप अल्लाह पे छोड़ दें।
बेशक इतना अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। आपने खालिद लतीफ़ की गुफ्तगू सुनी और आपने देखा मुतमईन है, कितने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ के साथ। और ये वही बंदा होता है कि जो अंदर से सच्चा होता है और अल्लाह ताला पे तवक्कुल भी करता है, और यही कुर्बानी का असल जज्बा भी है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे अपने स्टार प्लेयर खालिद लतीफ़ के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है और इंडिया की जो क्रिकेट है वो क्यों ऊपर जा रही है। खालिद, आप पाकिस्तान की टीम के साथ इंडिया के खिलाफ भी मैचेस में रहे, स्क्वाड में शामिल रहे आप, और आपने इंडिया के प्लेयर्स को करीब से देखा और वो दौर था कि जब पाकिस्तान की टीम डोमिनेट भी करती थी इंडिया पे। अब आप क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो उस तरह से हमारी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही और इंडिया में जो है वो नया से नया टैलेंट सामने आ रहा है। अभी सूर्यवंशी को आप देख लेंगे, क्या ज़बरदस्त प्लेयर है वो। रीज़न क्या समझ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के ओवरऑल हालात बड़े ख़राब हैं। जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इस वक्त जो प्लेयर हैं वो उनको अपनी जगह का ही नहीं पता कि कैप्टन है तो वो कल अगली सीरीज़ में होगा नहीं होगा। कोई भी प्लेयर है उसको किसी को ये नहीं पता कि वो इस वक्त परमानेंट टीम में है कि नहीं। अब ये बोर्ड का, क्योंकि मैं इन नहीं हूँ चीज़ों में नहीं हूँ, बट जो चीज़ नज़र आ रही थी उसमें प्रॉब्लम्स तो हैं। और जहाँ तक आप बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में आप देखें बड़ा सिस्टम है। उनके जो प्लेयर आ रहे हैं, कोई रेडी चलाने वाले का बेटा है, वहाँ टोटल टैलेंट को जो है ना वो लेकर आया जाता है। और कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, कोई कहीं से है, कोई, लेकिन जो अच्छा खेलता है उसको लेकर आता है। जबकि इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर एक जैसा है, बट उनकी जो थिंक टैंक है, जो उनके जो सीनियर प्लेयर हैं या जिनको उन्होंने इस काम के लिए लगाया है, उनकी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो इस वक्त इंडिया की टीम के अंदर जो भी प्लेयर जो डोमिनेट कर रहे हैं उनके पीछे किसी न किसी, एक वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, युवराज सिंह ने उसको सिखाया। इसके अलावा ये सूर्यवंशी की आपने बात की, ये जो बच्चा एक आया, ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है। इसको जो है राहुल द्रविड़ लेकर आए। तो इसी तरह वहाँ पे जो सीनियर प्लेयर हैं वो एक एक अपना रोल अदा कर रहे हैं, किसी ना किसी प्लेयर को लेकर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में ज़रा डिफरेंट हुआ है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े जो सामने आ रहे हैं, कोई अपने दामाद को बचा रहा है तो कोई, अभी कुछ अरसे बाद मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा दामादों का मसला चल रहा है, बाद में बेटों का शुरू हो जाएगा। तो यही चल रहा है। तो जब तक इस चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे और प्योर टैलेंट के ऊपर और परफॉर्मेंस पे काम नहीं करेंगे तो आपकी टीम और नीचे चलेगी। इस वक्त आप टेस्ट रैंकिंग में हाल में 8वें नंबर पे चले गए। तो वनडे में इवन आपके पास सबसे बड़ा इस वक्त जो आपके पास जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर रिस्पेक्ट करें, देखिए परफॉर्मेंस होना ना होना ये चीज़ें, अगर कोई ऐसी बात है वो ना होना तो बोर्ड को पता होता है, कोचेस को पता होता है, इसको भी ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो मैनेजमेंट से आती हैं। लोगों को ये बात नहीं पता कि प्लेयरों को तो आप आगे पीछे कर जाते हो, सारी चीज़ें होती है, मैनेजमेंट जो होती है वो अगर बड़ी टॉप की हो ना तो हर चीज़ बेहतर होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई और पाकिस्तान टीम यहाँ पहुँच गई। अगर आप देखें तो अभी मैं देखता हूँ सारे हमारे सीनियर प्लेयर भी बैठ के कोई ना कोई तनकीद कर रहा है। ये बताएं पॉजिटिव कौन करेगा? पॉजिटिव तो बात ही नहीं हो रही। पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव करें। अगर कोई बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, रिजवान से नहीं, उनको बिठाएं, क्योंकि आपके एसेट हैं, आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, इतने बड़े प्लेयर हैं, परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, आपके पास नीचे इतना अच्छा टैलेंट आ रहा है। मैं यहाँ पर बात करूँगा समीर मिनाज की। वो अंडर 19 में जिस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला, और इवन वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। इस तरह के प्लेयर जितने भी आ रहे हैं और मज़ीद प्लेयर हैं। मैं अभी देखें इन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको, मुझे थोड़ा सा देखता हूँ, पता होता है कि यार ये प्लेयर इतना अच्छा है, इसमें ये प्लेयर खेलेगा, ये प्लेयर खेलेगा। मैं बता दूँ, अगर मुझे आप डोमेस्टिक दिखा दें या मैं जाऊँ, मैं आपको लिख के दे दूँ, वो आप बंद करके रख लें, 3-4 साल में 5 साल में प्लेयर ऊपर आ जाएगा। तो सीनियर जो प्लेयर है उनका रोल बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो झगड़ों में, नाराज़गियों में, सारी चीज़ों में लगे हुए हैं और इस चीज़ों से नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और इंडिया को फायदा इसलिए हो रहा है कि उनके प्लेयर जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं नए प्लेयरों को और वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जो कह रहे हैं कल्चर जैसा, क्या हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे यहाँ के सीनियर प्लेयर की आप बात कर लें, या आपको लगता है कि इंडिया में भी अब विराट की और रोहित की क्या रिस्पेक्ट है उनकी वहाँ पे, जिस तरह से उनको वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है? देखें, आप याद रखें, ये जो मैंने जो समझा, आप बेहतर इसको जवाब देंगे, आप इसकी बेहतर जवाब देंगे। देखें, मीडिया है मामला, मीडिया का। मीडिया में अब कोई भी, जब मैनेजमेंट से कोई बात आती है तो मीडिया चलाता है ना। मीडिया खुद से कोई चीज़ नहीं चलाता। या किसी भी प्लेयर की बात, कोई चीज़ होगी तो वो पहले मैनेजमेंट में आती है, फिर आती है। जब मैनेजमेंट से बाहर बात आती है तो फिर रिस्पेक्ट होती है। पब्लिक में उनकी वही रिस्पेक्ट है, दुनिया में वही रिस्पेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है, मैंने कहा ना, मैनेजमेंट से होती है। ये वहाँ पर अगर ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा जैसे आप कह रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जो इस तरह आपके प्लेयर के साथ हो रहा है यहाँ पाकिस्तान में, आपके सीनियर्स या आपके लोग कर रहे हैं, वैसा उनके साथ नहीं हो रहा। उनको रिस्पेक्ट किया जाता है और वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने
स्टार्स को, अपने जितने भी खिलाड़ी हैं उनको, और उनके सीनियर जूनियर को और उनके जूनियर सीनियर को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा। ये नहीं है कि हर कोई अच्छा है, बट हमारे यहाँ तो चेंज हो गया माहौल। हमारे यहाँ चेंज ये हो गया कि ना सीनियर जूनियर को दे रहा है, ना जूनियर सीनियर को दे रहा है। तो जब ऐसी बात पैदा हो जाती है तो फिर जो हमारी परफॉर्मेंस है, मैं समझता ये थोड़ी बेहतर है, इससे भी नीचे गिर जाती है टीम। रिस्पेक्ट करें और सब मिलकर चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाएंगे तो बनेगा, वरना जो मैं देख रहा हूँ हर कोई अपना मामला बना रहा है कि मैंने ये कह दिया, मैंने। ठीक कौन करेगा? ठीक करने के लिए सबको मिलके बेहतरी करें, जो अपना हिस्सा डाल सकता है। जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको चाहिए प्लेयर्स को देखें, उनको डेवलप करके आगे भेजें। वरना इस वक्त जो पाकिस्तान में टैलेंट आ रहा है, वो जो छोटे छोटे कोचेज़ जो मोहल्लों गलियों में है ना, वो प्लेयरों को तैयार करके भेजते हैं। तो यहाँ पर कोई सीनियर प्लेयर उनको देखता है, वो कहता है जी मैं लेके आया, वो जी आप ले लो, नाम ले लो, लेकिन बात ये उसको उसके आगे तो उसका माइंडसेट और उसकी सारी जो प्लानिंग है या जो उसकी सारी जो सिस्टम जो चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का बहुत बड़ा गैप है, उसको ठीक करने की बात करें। अब हर कोई कहता है जी मुझे पाकिस्तान टीम में यहाँ कर दें, वहाँ कर दें, तो नीचे भी तो काम करना ज़रूरी है ना, वहाँ करें। तो मैं समझता हूँ कुछ अरसे में, क्योंकि अपनी गलतियों से ही बंदा सीखता है, ये बहुत चलता है पाकिस्तान में, तो ये गलतियाँ हो गई हैं, अब जल्दी सीख लें तो बेहतर है। जल्दी सीख लें तो बेहतर है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं खालिद लतीफ़ के कैरियर के हवाले से, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा बात करते हैं खालिद से। खालिद, मिस करते हैं उस फेम को, उस ग्लैमर को जो आप देख कर आए हैं? क्योंकि मेरे गुज़िश्ता शो में कुछ दोस्तियाँ भी आपकी यकीनी तौर पर कम हुई होंगी, कुछ लोग भी आपसे दूर हुए होंगे, तमाम चीज़ें मिस करते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा ज़िंदगी गुजारता हूँ कि जो इस वक्त मेरे पास है ना, मैं उसको बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो फेम डेफिनेटली हर किसी का ख़त्म होता है, और फेम ख़त्म हुआ, और अब लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी मैं जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बहुत लोग जानते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत ही मिलती है हमेशा। और जो मैंने आपसे कहा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जब आप लाइमलाइट में होते हैं, ये दौर है मीडिया का, कैमरे का, इसमें जब आप आते हैं, हर एक बंदे को शौक़ होता है टीवी पे आने का, सारी चीज़ें आप देखते भी हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके साथ लोग लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारे सिस्टम होता है ना, और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो सब गायब हो गए। अच्छा, जिसका कोई लेना देना नहीं था ना, जो अली बे में भी नहीं था, वो भी अपने आप को करके घूम रहा था कि यूँ है। तो बट ये मेरे लिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, मैं बचपन से ये चीज़ें देखता आ रहा हूँ, तो मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं किया। जो है वो क्रिकेट की वजह से था, वो चला गया। क्रिकेट है, क्रिकेट थी, क्रिकेट चलती रहेगी, लोग हैं, ये सब एक साथ है। लेकिन बट आपको लोगों का पता चलता है। लेकिन खालिद, कुछ एक ज़माने में ये भी एक अफवाह उड़ी थी, या आप ही बताएंगे हकीकत थी, कि खालिद लतीफ़ इतना मायूस हो गया कि खालिद लतीफ़ ने निहारी का होटल खोल लिया। नहीं नहीं, ये देखिए लोग बात करते, एक मेरी जगह थी, तो वो मैंने, हमारे क्रिकेटर थे, बहुत पुराने क्रिकेटर थे, जैसे आप जानते हैं राशिद लतीफ़, उनको अपना उस्ताद कहते हैं। हाँ, उनकी कीपिंग में, हाँ, उनसे मैंने ली थी, वो जगह ली थी उनसे, तो वो इसकी भी बड़ी अच्छी है वो, लेकिन मैं इस पर नहीं जाता। एक और क्रिकेटर थे, उनसे मैंने ली थी, तो वो बंद पड़ी थी। एक और हमारे बहुत पुराने क्रिकेटर थे जो उधर ही थे, जो हालात उनके ख़राब थे, उनको बना के दे दी थी। तो ज़ाहिर सी बात, सबको पता था मेरी है, खालिद की है जगह, तो उनको दी थी। तो लोगों ने बोला कि जी खालिद की है, तो उससे वो चल पड़ी। तो मैंने कहा ठीक है जी, कर लें, क्योंकि ना मैं उधर बैठा ना आया। एंड में जब उन्होंने अपनी और बिज़नेस डेवलप कर लिए, तो उन्होंने बंद कर दी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैं अगर करता तो मैं, ना मुझे डरने की ज़रूरत है ना कुछ है, बंदा अपने काम में, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा खालिद, शर्जील खेलते नज़र आ रहे हैं, सलमान बट का कम बैक हुआ है, और भी प्लेयर हैं कि जिन्होंने कम बैक किया। खालिद ने नहीं सोचा कि मैं अपना कम बैक करूँ? सोच लेते, आज आप बोल रहे तो सोच लेते, कर लेते, कोशिश कर लेते। हम उम्मीद रखें कि खालिद ने बिल्कुल कर ले। ऐसे क्रिकेटर वापसी होगी, ऐसे कमेंटेटर या कोच, ये तो आप देख ले, ये तो सब चीजें साथ चलती रहती है, देख लेते हैं इंशाल्लाह। नहीं, खेलते हैं, खेलने का मजा होगा। या आपने तो एमपीए बनने का भी सोचा था? अब बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इलेक्शन आपके सामने, वरना मैं बन गया था। और बात यह है कि बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, बेहतरी के लिए एमपीए भी, वो सारी चीज़ें मुझे बताई गई थी ऐसे कर लेनी चाहिए, और यूँ हम बेहतरी। और मैं मलीर के जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लिए ज़रूरत भी है आज भी, इवन अब तो पूरे कराची को ज़रूरत है। तो इसलिए आया था कि बनेंगे तो कुछ ऐसा खुद से काम कर लें, तो ठीक है जो हुआ ठीक। अच्छा, आप एक नेचुरल कैप्टन है, क्योंकि आपने जितनी भी क्रिकेट खेली है, मुझे याद है 14 साल में आप जोन के अंडर 14 के कप्तान थे, छोटा सा बच्चा था जो कैंप लगा था, कप्तानी कर रहा था। शान मसूद का ऐसे कैप्टन किस तरह रेट करते हैं कि 16 में से 12 टेस्ट मैचेस हार गए? शान मसूद में कमी है या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कमी है?
मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक तो मैच में देखता नहीं, मैं आपको बताऊं सिंपल, मैं मैच नहीं देखता। शान मसूद बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और अब वो कैप्टन बने उनकी, क्योंकि मैंने पूरा कोई मैच ऐसे देखा नहीं। फिर इन आउट भी रहे हैं शान की, इन आउट टीम में कभी वनडे में आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए, जब इतने ज़्यादा फेलियर हो ना, तो मैंने आपसे शुरू में भी बात की थी कि मैनेजमेंट जो है वो उसको देखती है। इस वक्त पीसीबी जो है ना, उसका थिंक टैंक को ये देखना है कि शान मसूद की मर्ज़ी की टीम उसको दी जा रही है, या फिर वो कैपेबल नहीं है, या फिर उनको एज अ प्लेयर खिलाना चाहिए। तो अगर टीम, अगर मैनेजमेंट उनको एज अ कैप्टन खिला रही है और इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो रही, या तो फिर शान उनसे बात करे कि मुझे मेरी टीम मर्ज़ी की टीम दें, या फिर बोर्ड जो है वो देखे कि शान मसूद को क्या मसला आ रहा है, टीम उसके मुताबिक नहीं चल रही है। तो ये देखें, मैं कह रहा हूँ कि चीज़ का हल निकालें। आप तो यहाँ पहुँच गए, अब तो आपके पास प्लेयर्स यही है ना, कोई नए प्लेयर अब तो नीचे से आएंगे, उनको डेवलप वक्त करना है। लेकिन है। खालिद, ये वनडे जो सीरीज है इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है? लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कमजोर टीम है, पाकिस्तान को तीनों मैचेस जीतने चाहिए। सर मैं आपको इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि कब है। सही, ठीक है। क्या आप एज ए कैप्टन, आप फॉर्मर कैप्टन, आप क्या समझते हैं कि क्या तीनों फॉर्मेट का अलग अलग कैप्टन होना चाहिए या एक ही कैप्टन होना चाहिए? तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन होने चाहिए और प्लेयर्स भी अलग होने चाहिए। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, उनको देखें, पीसीबी के ये खेल सकते हैं उनको रखें, बाकी टीम अलग कर दे, ताकि हर बंदे को उसका रोल पता होना चाहिए कि क्या। जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा कोचेज़ और सारी चीज़ें जमा हुई हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको रोल्स दिए हुए, इसी तरह टीम को अलग करके उनके हवाले कर दें और बोले परफॉर्मेंस चाहिए, और उनका एक क्राइटेरिया बना दें, ये क्राइटेरिया, इस पर परफॉर्मेंस चाहिए, अगर नहीं होगी तो ऐसे चेंजेस। लोकल होना चाहिए या फॉरेन? आप किसके साथ समझते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेयर होते हैं? सर मैं समझता हूं कि अगर फॉरनर भी हो तो बेहतर होना चाहिए। टीम अगर बेहतरी की तरफ नहीं जा रही तो ठीक नहीं है। अगर आपने इतनी दफ़ा फॉरनर रख के देख लिए तो एक अपना भी रख के उसको पूरा मौका दें, ताकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है उनको क्योंकि ये हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं या कोचेज़ हैं उनसे उनकी रिलेशनशिप होती है, किसी से अच्छी होती है, कुछ होता है, तो ये भी करके देखें। क्योंकि हम अगर क्रिकेट को अच्छा करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। और अगर इतने ज़्यादा फॉर्मर आ चुके हैं, फॉरनर कोचेज आ चुके हैं, तो पाकिस्तानी को भी आजमाना चाहिए। ठीक है। अभी जो सरफराज को हेड कोच बनाया है, आपको समझते हैं कि मुनासिब टाइम है कि अभी उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, उनको हेड कोच और असद शफीक को बैटिंग कोच और दोनों को सिलेक्टर बनाना? नहीं, ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है। सरफराज की परफॉर्मेंसेज एज ए कैप्टन भी आए, वो लड़कों को जानते थे, जब वो कैप्टन थे देखते थे, उनके पास लिस्ट होगी कि ये लड़के लाइट में इनको लेकर आना है, तो इनको कैप्टन बनाया, सॉरी कोच बनाया, तो सरफराज ने भी एक्सेप्ट किया। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी, ये प्लानिंग अभी एकदम से नहीं हुई, थोड़ा सा पहले से होगी कि ऐसे ऐसे जाएंगे, तो वो सरफराज को पता होगा। मैं समझता हूँ कि अगर सरफराज जैसे भी बने, उनको थोड़ा सा और मौका दें, खिलाएं, तो हो सकता है बेस्ट हो जाए। ठीक है। बाबर को क्या मशवरा देंगे कि बाबर की परफॉर्मेंस इन और आउट रहती है? बाबर आजम को मशवरा कुछ नहीं है, वो अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी है। बाबर आजम को यही है कि तुम खेलते चले जाओ भाई, जैसे तुम खेलते हो बेस्ट खेलते हो। जब कोई बहुत ज़बरदस्त होता है तो उसके मुखालफिन भी होते हैं, उसके फैंस भी होते हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस करें, आप बेस्ट हैं। ठीक है। जाते तो कोई मैसेज, 10 सेकंड है मेरे पास, कोई मैसेज सबको मेरी तरफ से आज के इस शो के तवज्जो से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। खालिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। हमें उम्मीद है कि खालिद लतीफ़ की ये चटपटी गुफ्तगू दूसरे दिन पसंद आई होगी, और जहाँ एक तरफ आप चटपटे खानों के साथ लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे या होने वाले होंगे, वहाँ आपको दूसरी तरफ खालिद लतीफ़ की गुफ्तगू ने भी मज़ीद ईद का जो लुत्फ़ है वो दुबाला कर दिया होगा। हम सब की जानिब से तमाम अहले वतन को एक मरतबा फिर ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। इंशाअल्लाह अपने रेगुलर शोज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।